हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू लक्ष्य क्लासेज। हमारा विटामिन वाला पोर्शन चल रहा था तो उसको हम आज वापस आगे बढ़ाएंगे। और आज मैंने टी शर्ट भी चेंज कर ली है, लक्ष्य का लोगो लगा लिया है, देख लो। ठीक है, तो मैं भी अब पूरी तरह से आपके साथ रहूँगा, पहले भी साथ में ही था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल कर लिया था विटामिन ए और डी, तो अब उसके आगे चलेंगे हम फैट सोल्यूबल विटामिन में। तो मैंने आपको कल बताए थे दो तरह के विटामिन हमारे पास हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, दूसरा वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से? ए डी ई के, कई लोग इसको केडा बोलते हैं, केडा के ई डी है। केडा मतलब गाय का केड़ा, नहीं तो गाय का बच्चा, उसको बोलते केडा, के ई डी ए डी ई के, केडा। केडा से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ए हो गया था हमारा, डी हो गया था। अब आता है हमारे, आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ई से। तो ई जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत रेयर कोई चांस है क्वेश्चन बनने का। अगर विटामिन ई से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है हमसे कि विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है विटामिन ई का दूसरा नाम? विटामिन ई काम में आता है, किस काम में आता है? प्रजनन में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, रिप्रोडक्शन की पावर कम हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, व्यक्ति बांझ हो सकता है, बंदे हो सकता है, यानी कि उसके अंदर हो सकता है कि स्पर्म ना बने, मेल है तो फीमेल है तो हो सकता है उसमें ओवम ना बने। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रजनन की क्षमता को कहते हैं फर्टिलिटी, इसलिए विटामिन ई को बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एंटी स्टरलिटी फैक्टर। स्टरलिटी का मतलब होता है बंध्यता, बांझपन, तो एंटी स्टरलिटी है ये, एंटी बंध्यता है, मतलब कि बंध्यता को रोकता है। विटामिन ई का काम होता है ये, ठीक है। अब ये है एक फैट सोल्यूबल विटामिन, तो कहाँ मिलेगा हमारे को? मिलेगा ये ऑयल्स के अंदर। ऑयल जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ जाके जमा रहेगा। तो हमारे को एनिमल के अंदर भी मिल सकता है ये, हमारे को प्लांट में भी मिल सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में वहीं होगा जहाँ पे ऑयल होगा। ऑयल होता है लिवर में इकट्ठा, एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा, तो लिवर में भी मिल जाएगा, एडिपोज टिश्यू में मिल जाएगा, और कुछ ऐसे प्लांट में भी मिल जाएगा जो तेल देते हैं हमें, और स्पेशली काजू बादाम खाने से हमारे को विटामिन ई मिलेगा, ठीक है। तो देखो, मैंने हमेशा बताया था फैट सोल्यूबल विटामिन वो होंगे जो हमें रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। विटामिन ए रोज़ नहीं मिलता, गाजर रोज़ नहीं खा सकते, धूप में आप 24 घंटे खड़े नहीं रह सकते, विटामिन ई धूप से मिलता है। विटामिन ई काजू बादाम से मिलता है, रोज़ आदमी नट्स नहीं खा सकता, काजू बादाम नहीं खा सकता। और विटामिन के जो है ये हमारा इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया बनाता है, ये थोड़ा इसमें राहत है, विटामिन के आसानी से मिल जाता है। तो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल के अंदर मिलेगा कॉटन सीड का ऑयल। कॉटन सीड का कौन सा ऑयल होता है? कपास का। आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, कपास का बीज, सनफ्लावर का तेल, सूरजमुखी का तेल, व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, मक्की का भी तेल निकल जाता है, सोचो आप। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी मिल जाएगा, अंडे में मिल जाएगा, बटर में मिल जाएगा, ये सब के अंदर हमारे को विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन ई के लिए हम ना तो कमी की बात करते हैं कुछ ज़्यादा, ना हम अधिकता की बात करते हैं, क्योंकि विटामिन ए की कोई टॉक्सिसिटी आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है। एक बार एक स्टडी करी, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें डबल अमाउंट में, डबल मात्रा में विटामिन ई को 23 साल तक खिलाया, लेकिन 23 साल तक खिलाने के बाद भी उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो इसलिए विटामिन ई को आज तक ये माना गया है कि विटामिन ई से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, कहीं देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसकी कमी से क्या होगा? कमी से रिप्रोडक्शन पावर थोड़ी अफेक्ट होगी। लेकिन हम क्या रोज़मर्रा में तेल कोई ना कोई खाते ही हैं, तो तेल में विटामिन ई हमारे को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी ज़रूरत कितनी है? हमारे को 10 माइक्रोग्राम चाहिए, यानी कि 15 इंटरनेशनल यूनिट हमारे को चाहिए होता है। बच्चों को ओनली 3 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि 5 इंटरनेशनल यूनिट। तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होती क्या चीज़ है? देखो मैं आपको पहले बताता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स होती क्या चीज़ें। हम हमारी लाइफ में जैसे सांस ले रहे हैं, तो सांस के साथ क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये ऑक्सीजन हमारी सेल को जा करके उसका ऑक्सीडेशन करती है, उसके अंदर क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल आता है वो हमारा ऑक्सीजन से होता है। अब ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन जो है ये जलाने वाली गैस है, सब जानते हो जलाने वाली गैस है ना, जलाने में मदद करती है कौन? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमारी सेल को भी जला रही है, हमारे टिश्यू को भी जला रही है। और हमारा जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा यानी कि एजिंग, बुढ़ापा, ये बुढ़ापा कौन लाती है? ऑक्सीजन लाती है। हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं
वो ऑक्सीजन की वजह से होते हैं। सेल के अंदर जो डैमेज होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज होती है, जब इस ऑक्सीजन का जब या तो ये क्या बनाएगी O- या O2-, है ना, या O-2, इससे इनको बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बनाती है ऑक्सीजन, और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारी सेल को डैमेज करते हैं। तो इतना आप सबको याद करने की जरूरत नहीं, आप तो सिंपल ये याद रखो कि ऑक्सीजन जो होती है हमारी सेल में उम्र बढ़ाती है, हमारी उम्र को बढ़ाने का काम है ऑक्सीजन का, एजिंग करने का काम, शरीर में तोड़फोड़ करने का काम। तो विटामिन ई क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, इस ऑक्सीजन से हमें बचाएगा। ये ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायक है तो नुकसानदायक भी है ना। ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक होती है। ये मैं आपको एक आगे थोड़ा एक एग्जांपल बताऊंगा अलग से हटकर के ऑक्सीजन कैसे नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे देखो, आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो कि प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस को थोड़ी देर रोकते हैं। तो जिस व्यक्ति की प्राणायाम की क्षमता ज़्यादा होती है उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। ये बात आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि प्राणायाम करने से क्या, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत कम पड़ जाती है, हमारा शरीर ऑक्सीजन को कम उपयोग करता है। अब हमारा शरीर ऑक्सीजन को कम उपयोग करेगा तो क्या होगा, हमारी एजिंग नहीं होगी। एजिंग नहीं होगी तो हम जो है लंबे समय तक जी सकेंगे, लंबे समय तक हम अजर अमर रहेंगे, है ना। अमर तो नहीं होंगे, अजर तो हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पुराने जो साधु महात्मा होते थे वो क्या करते थे, प्राणायाम में एक्सपर्ट होते थे, सांस रोक सकते थे, अपनी ट्रांस कंडीशन में चल जाते थे, लंबे समय तक सांस रोक लेते थे, समाधि में चले जाते थे। तो वो ऑक्सीजन को, अपने शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम कर देते थे। और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है हमें, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उस फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फूड का ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, ऑक्सीजन कराएगी। तो क्या है, खाना कम कर दिया और ऑक्सीजन सांस को प्राणायाम से कंट्रोल कर लिया अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसान की उम्र बढ़ सकती है ना। एजिंग के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है, ठीक। तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है, अलग बात हो गई है ना, उसमें तो अपन को बात नहीं करनी। अपन तो यहाँ बता रहे हैं केवल कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो हम जो हमारी रूटीन लाइफ चल रही है उसमें ऑक्सीजन से जो डैमेज हो रहा है उसको विटामिन ई बचा सकता है। यही प्रॉपर्टी विटामिन ए भी रखता है और विटामिन सी भी रखता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और इसके फायदेमंद इफेक्ट किस पे आते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस पे, मतलब हार्ट की जो नलियां हैं उन नलियों में ये ब्लॉक होने से रोकता है। कौन रोकता है, विटामिन ई। तो जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, मान लो हमारा हार्ट है ना, ये हमारा हार्ट हम पढ़ रहे हैं, इस हार्ट में जो आर्टरी सप्लाई दे रही है उसमें एक ब्लॉक लग गया तो क्या होगा, आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा। तो हार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में जब ब्लड नहीं पहुंचता तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम इस्चीमिया या इश्कीमिया। इश्क वाला इश्क नहीं, प्यार इश्क मोहब्बत वाला इश्क नहीं, इश्क ईमिया। आप याद रख सकते हो इश्क इन ब्लड, लेकिन इश्चीमिया का मतलब होता है खून की कमी। शरीर के किसी भी अंग में खून की कमी को इस्कीमिया बोलते हैं। तो इस इस्कीमिया से भी ये बचाता है हमारे को, विटामिन ई बचाता है। और वुंड्स की हीलिंग कराता है, घावों की मरम्मत बहुत जल्दी होती है विटामिन ई की वजह से। क्यों होती है इसकी वजह से मरम्मत, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। सर फास्ट पढ़ाओ, फास्ट मतलब कि कैसे फास्ट पढ़ा, तेज बोलूँ, जल्दी बोलूँ, या कंटेंट को थोड़ा फास्ट करें, है ना। आप कमेंट कीजिए, तब तक अपन आगे चलते हैं। अब दूसरा आ गया हमारे पास में विटामिन के। विटामिन के 3 प्रकार का होता है, K1, K2, K3, है ना। K1, K2, K3। K1 मिलता है हमारे को किससे, इसका नाम होता है फिल्लोक्विनोन। फिल्लो माने होता है प्लांट, फिल्लो शब्द का मतलब लिया जाता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये मिलेगा प्लांट्स में। दूसरा होता है मेनाक्विनोन। मेनाक्विनोन जो है, मेनाक्विनोन सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइन से, यानी कि ह्यूमन में मिलेगा ये, ठीक है। ह्यूमन में, एनिमल में, है ना। हमारी जो आंत होती है उस आंत का क्या होता है, उस आंत में एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इकोलाई, है ना, इकोलाई। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या बनवाता है, विटामिन के को बनाता है हमारी आंत में। तो ये वाला जो विटामिन के बनेगा ये K2 टाइप का बनेगा। और K3 कौन सा है, ये मीनाडायन है, डायोन है या मीनाडायन से याद रख सकते हो, मीनाडायन। तो ये सिंथेसाइज होता है लैब में बनाते हैं। तो लैब में बना के कहाँ आएंगे, मार्केट में जो हमारे पास में विटामिन के इंजेक्शन आते हैं वो लैब में बन करके आते हैं, ठीक है।
3 तरह का, तो आपसे नाम पूछ ले एग्जाम में कि विटामिन के का नाम बताओ, तो हालांकि तीनों में से कोई एक ही आएगा, या तो मीना क्विनोन आएगा या फिल्लोक्विनोन आएगा, कोई एक आएगा, हमारे को वही आंसर इसका लग देना। अब विटामिन के काऊ के दूध में ज़्यादा होता है, ह्यूमन मिल्क में कम होता है, तो बच्चे के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिक्वायरमेंट भी तो कम है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट भी कम है, ठीक। अब स्टोर कहाँ हो रहा है विटामिन के, तो फैट है तो लीवर में जाके जमा होगा। जो भी फैक्टी विटामिन है वो सारे मैंने आपको बताया कहाँ इकट्ठे होते हैं, लीवर में इकट्ठे होते हैं, एडिपोज टिश्यू में इकट्ठे होते हैं। लीवर हमारा सारे काम करता है। लीवर आप आंख बंद करके देख लो तो लीवर तुम्हारे को जो भी मिलेगा कि ये भी काम लीवर कर रहा है, वो भी काम लीवर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा काम लीवर करता है, तो ये भी लीवर में रिक्वायरमेंट इकट्ठा होता है। और हमारे को रिक्वायरमेंट कितनी, 0.03 mg पर किलो, यानी कि 70 किलो का आदमी है और 0.03 चाहिए, तो लगभग 2.1 mg उसको चाहिए। तो 1 से 2 mg के लगभग की रिक्वायरमेंट है। 50 किलो का आदमी है तो उसको 0.03 कर दो तो 1.5 किलो चाहिए, 1.5 mg चाहिए, ठीक है, 1.5 mg, तो 1 से 2 mg हमारे को विटामिन के की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में विटामिन ए का काम क्या है, तो विटामिन के हेल्प करता है क्लोटिंग फैक्टर बनाने में। अब आप लोग क्लोटिंग फैक्टर जानते हो क्या होते हैं, खून का थक्का बनाने में, खून का थक्का बनाने में जो सहयोगी केमिकल्स हैं, जो सहयोगी फैक्टर है, जो हमारे ब्लड में ही रहते हैं, उनको हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो टोटल क्लोटिंग फैक्टर होते कितने हैं, ये कोई बता सकता है, कमेंट में डालो, कोई बता सकता है कितने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। थर्टीन क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। उनमें से फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, फैक्टर बोल रहा हूं, सेक्टर मत सुनना, ठीक है। फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 ये विटामिन के पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फैक्टर नंबर 2 होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी की क्लास में, एनाटॉमी की क्लास में, कि हमारे पास में कौन कौन से होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो इनमें से प्रोथ्रोम्बिन जो है विटामिन के बनवाता है इसको, ठीक है। और ये कौन सा है बताओ, कोई बता सकता है, बताओ, ये होता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। ये किस्मस फैक्टर होता है और ये हमारा स्टुअर्ट फैक्टर होता है 10 नंबर। तो ये आप लोग जब क्लोटिंग फैक्टर पढ़ोगे तब आपके आएंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर हमारा नंबर 2 है प्रोथ्रोम्बिन। आप लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन का नाम सुना भी होगा, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आगे पढ़ना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि क्लोटिंग फैक्टर में क्या होता है। क्लोटिंग फैक्टर का जब निर्माण होता है तो क्लोटिंग फैक्टर के गामा कार्बन पर कार्बोक्सिलेशन होता है, वो ये करवाता है, ठीक है। और विटामिन के बारे में आपको एक अच्छी एक कहानी भी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, कि विटामिन के जो थे, एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग जो है जो ऊँट पालते थे, जो कैमल पालते थे, तो उनके ऊँटों को एक चारा खिलाते थे जिस चारा का नाम था अल्फ़ा अल्फ़ा चारा, अल्फ़ा अल्फ़ा चारा। तो वो चारा खाते थे ऊँट। तो क्या हुआ, जब उन ऊँटों को चोट लगी तो मालूम पड़ा कि उन ऊँटों के अंदर से खून बहना रुक नहीं रहा, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार ऐसा क्यों हो रहा, हमारे ऊँट के चोट लग रही है, हमारे ऊँट को जो है खून का थक्का बंद ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जो स्पेशली दूसरे ऊँट थे जो चारा नहीं खा रहे थे अल्फ़ा अल्फ़ा, उनमें तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो अल्फ़ा अल्फ़ा चारा खा रहे थे उन्हीं ऊँटों के अंदर ऐसा हो रहा था। तो बाद में इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो अल्फ़ा अल्फ़ा चारा में से एक केमिकल निकला, उस केमिकल का नाम बाद में दिया वारफारिन। वारफारिन ये केमिकल क्या करता था, ये केमिकल विटामिन के को ब्लॉक कर देता था, और उससे विटामिन के ब्लॉक होने से क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनते थे और खून का थक्का नहीं बनता था। ये वारफारिन नाम का केमिकल इस तरह से खोज हुई थी इसकी बाई चांस। आज वारफारिन को हम उपयोग करते हैं हार्ट की डिजीज के अंदर, अगर किसी का खून पतला करना हो तो वारफारिन दिया जाता है ताकि खून का थक्का नहीं बने, ठीक है। विटामिन की डेफिशिएंसी के की होने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, क्योंकि एनआर की एडिटिंग, हेलो सर प्लीज़ मेरा नाम ले लो, ठीक है भाई। एनआर की एडिटिंग तुम्हारा नाम ले लिया, किसको पढ़ा रहे हो, लाइव तो नो ही है, ठीक है, नो को ही पढ़ा रहे हैं, पर्सनल ट्यूशन समझ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी के चांसेस लेस हैं, उसका कारण क्या है
कि इंटेस्टाइन के अंदर ये बन जाता है, हमारी आंत में बन जाता है, और आंत के अंदर जो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया वो इसको बना देता है। तो बन गया हमारे पास, आंत में जब बन रहा है तो डेफिशिएंसी के चांसेस कम हो गए। लेकिन फिर भी विटामिन के की कमी हो जाती है। तो विटामिन के की कमी क्यों हो सकती है, किस किस कंडीशन में हो सकती है? मान लो कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हो किसी दूसरी बीमारी की वजह से, मान लो खांसी जुकाम हो गए, पेट दर्द हो गया, पाँव में चोट लग गई, किसी भी वजह से आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो उस एंटीबायोटिक को ये तो नहीं पता ना कि भाई मेरे को किसको मार रहा है किसको नहीं मारना, हो तो सारे बैक्टीरिया को जिसको मार सकती है उसको मार देगी। तो उससे हमारा इंटेस्टाइन का इकोलाई भी मर जाएगा, और लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने की वजह से इकोलाई मर जाएगा और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये हो सकता है सब। ठीक, एक आपसे पूछा है सवाल, वाई न्यूबॉर्न गिवन विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ, जन्म पर विटामिन के क्यों दिया जाता है बच्चों को? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर विटामिन के की मात्रा कम होती है। बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे की एक नाभि से एक नाल निकली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल कोड, जिसमें एक आर्टरी होती है, अम्बलाइकल आर्टरी, इसको हमें काटना पड़ता है। तब काटने की वजह से इसको जब हमने काट दिया तो काटने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लिप कर देते हैं जन्म के बाद बच्चे का, लेकिन इससे ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो हम चाहते हैं ब्लीडिंग ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। तो 1 mg इंजेक्शन बच्चे का हम बर्थ पे लगाते हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे को बर्थ पे कितना विटामिन के लगाया जाता है, क्या वो 1 mg उसका आंसर होता है आपका। ठीक है, ये क्या क्या कमेंट आ रहे हैं ये? नमस्ते सर कोई सेटिंग करवा दो। सेटिंग करवानी है मोबाइल में, सेटिंग करनी है किस में करनी है, आईफोन में, एंड्रॉयड में, बताओ, करवा देंगे, तुम्हारे मोबाइल ले आओ, सेटिंग करा देंगे। किस में सेटिंग करनी है? अब आता है हमारा विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी सब जानते हैं, नींबू में होता है, आजकल सबको पता है, लेमन के अंदर हमारे को विटामिन सी मिलता है, ऑरेंज में विटामिन सी मिलता है, ये बात सब जानते हैं। इसका नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? क्योंकि ये एक बीमारी करता था स्कर्वी, है ना। तो इसको बोलते थे कि ये एंटी स्कर्वी फैक्टर है, जैसा उधर बोला था ना विटामिन ई को हमने एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, तो इसलिए इसको बोला एंटी स्कर्वी फैक्टर। तो एंटी में से क्या किया, ये इसको धीरे धीरे एंटी स्कर्वी की जगह ए स्कर्वी बोलने लग गए कि ए स्कर्वी फैक्टर हो गया है। ए स्कर्वी से धीरे धीरे ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम पड़ गया। एसिड इसकी नेचर है और एंटी स्कर्वी फैक्टर होता है ये। ठीक है, मिलता कहाँ है? तो ये फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है हमेशा। पुराना फ्रूट हो गया, फ्रूट लंबे समय तक पड़ा हो गया, तो ये इसका विटामिन सी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका उपयोग कहाँ था या इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई? तो पुराने ज़माने में जो लोग जहाज़ों पे जाते थे, 6-6 महीने तक जहाज़ की यात्रा करते थे, उनके साथ दिक्कत क्या होती थी, वो फ्रूट्स ले जाते थे। तो वो अच्छा, पुराने ज़माने में क्या फ्रीज तो होता नहीं था, तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन में जो है ये ख़त्म हो जाते थे। अब जब एग्जाम इनके ख़त्म हो गए हमारे क्या नाम से फ्रूट्स, तो उनके पास में फिर विटामिन सी की मात्रा, अच्छा उस ज़माने में टैबलेट भी नहीं चलती थी, गोली भी नहीं होती थी विटामिन सी की, तो ऐसे जो 6 महीने में जब लौट करके जहाँ से नाविक वापस आता था तो उसको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती थी। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ, हमें पता लगा कि यार फ्रेश फ्रूट नहीं खा पा रहे ये लोग। खोज कैसे हुई? 6 महीने तक आप जो है जहाज में रह के आए, 6 महीने बाद में देखा कि फ्रेश फ्रूट नहीं खाए इन लोगों ने, इनको फ्रूट्स नहीं मिले, बाकी चीज़ें मिलती थी, इसलिए इनके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई। वहाँ से मालूम पड़ा सबसे ज़्यादा हमारे को विटामिन सी किसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है, आंवला में। आंवला का दूसरा नाम है इंडियन गूजबेरी, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गूजबेरी। बाकी आपको नींबू में मिल जाएगा, आपको संतरा में मिल जाएगा, नारंगी में मिल जाएगा, टमाटर के अंदर भी मिल जाएगा, अमरूद में भी काफ़ी मात्रा में होता है, हरी पत्तियों की सब्जियों में भी मिल जाएगा, पत्ता गोभी में भी मिल जाएगा, लेकिन एनिमल फूड में नहीं मिलेगा। ठीक है, एनिमल फूड में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एनिमल फूड विटामिन सी होता है खट्टा, और एनिमल फूड में मिल्क है स्पेशली, तो मिल्क का ध्यान रखना आप कि दूध में अगर विटामिन सी डाला तो फट जाता है, लेमन को अगर आपने दूध में डाल दिया तो क्या होता है, फट जाता है, तो इनका कोई मेल नहीं है। तो विटामिन सी और दूध का कोई मेल नहीं है भैया, ध्यान रखना है ना। दूध में नींबू डाल के नहीं पिया जाता कभी भी, है ना। तो इससे ध्यान रख लेना आप इस चीज़ को कि मिल्क में विटामिन सी नहीं होता और नॉन वेज में विटामिन सी नहीं मिलता हमारे को, इस बात को आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की एक खासियत और है कि विटामिन सी आप घर में सब्जी बनाते हो तो नींबू सब्जी बनाते समय पहले डाल देते हो या बाद में डालते हो? हमेशा
जनरली खाना पूरा बनने के बाद में ऊपर से नींबू निचोड़ा जाता है, सलाद में ऊपर से नींबू निचोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने खाने को अगर पकाया और नींबू को पका दिया तो वो उसका अवयव को नष्ट कर देगा। तो खाने में विटामिन सी आधा तो हमारा वैसे ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है, जैसे ही खराब हो जाता है। तो अपन ये मानते हैं कि 50% विटामिन सी लॉस्ट इन द कुकिंग, और एडल्ट को चाहिए 40 mg विटामिन सी, और इन्फेंट यानी कि बच्चे को चाहिए 25 mg विटामिन सी। ठीक है, अब इसके बाद में इसका विटामिन सी के फंक्शन आ गए। तो इसका फंक्शन वही है, एक तो मैंने विटामिन ई में आपको बता दिया था कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का, कोलेजन बनाने का काम करता है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन हमारी सेल्स को मजबूती देता है, हमारी मसल्स को, बोन्स को, सबको मजबूती देता है। कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर है। तो आप एनाटॉमी में पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन, तब आपको पता लग जाएगा इसके फंक्शन क्या है। और ये कोलेजन की कमी की वजह से हमारे जो है क्या प्रॉब्लम शुरू हो सकती है कि हमारे जो जैसे दांत हैं तो वो मजबूती के साथ मसूड़ों में बंधे हुए वो लूज हो सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो सेल है, हमारी जो ब्लड वेसल है जिनमें खून बहता है, धमनी है, शिरा है, वो लूज हो सकती है, तो वहाँ से ब्लड निकल सकता है। तो दांतों से ब्लीडिंग होना, है ना, स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ जाना, स्किन से ब्लीडिंग होना, स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है स्किन के नीचे, और वहाँ पे छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, उनको पिटेकी हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक। आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। आयरन क्या है? Fe+2, और विटामिन सी नेगेटिव होता है, विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ठीक है, अब यहीं पे एक बात आई है तो बता देता हूँ कि आयरन भी +2 है, कैल्शियम भी +2 है। कभी भी आयरन की टेबलेट और कैल्शियम की टेबलेट को पेशेंट को साथ में नहीं खिलाना, वरना ये भी Fe+2 और ये भी कैल्शियम भी +2 है। +2 क्या करते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं कि मैं भी प्लस, मैं भी, तू भी प्लस, कौन पहले जाएगा। तो इसमें आपस की लड़ाई के चक्कर में ना तो पेशेंट को आयरन मिल पाता, ना कैल्शियम मिल पाता। इसलिए कभी भी आयरन और कैल्शियम पेशेंट को साथ में नहीं देने, अलग अलग टाइम पे देने। साथ में अगर उसको नींबू पानी पिला दें आयरन के साथ तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो विटामिन सी हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखना। सब स्टाफ को अपन काम आओगे आगे अस्पतालों में मरीजों के, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अपनी होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हुआ, तो अपन पहले बता चुके हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आता है, स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे ब्लीडिंग हो जाती है, और उससे पिटेकी हेमरेज हो जाते हैं। पिटेकी सब जानते हैं, पिटेकी हेमरेज क्या होते हैं? नीचे ऐसे स्किन के नीचे हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, और छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं ऐसे स्किन के नीचे, जो लाल 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 चकत्ते हमारे को दिखाई देते हैं। उसके बाद में घाव नहीं भरेंगे बराबर, इसलिए बोलते हैं ना कि अब कई लोगों में कितनी भ्रांति है। किसी के चोट लगी, चोट लगने के बाद बोलते हैं इसको नींबू की खटाई दे के नहीं दे, नींबू की खटाई से घाव पक जाता है। कितनी बड़ी भ्रांति है, जबकि नींबू की खटाई देनी चाहिए। नींबू की खटाई से क्या होता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलेगा तो वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। जबकि दुनिया में क्या कंसेप्ट चल रहा है, किसी का चोट लगी तो उसकी खटाई बंद कर देते हैं। क्यों खटाई बंद कर देते हैं? उनको लगता है कि इससे घाव पक जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। घाव में हीलिंग करता है विटामिन सी। ठीक है, तो उसको देने में कोई बुराई नहीं है। डिले हीलिंग ऑफ द वुंड्स करता है अगर विटामिन सी की कमी है तो। जॉइंट में पेन करेगा, एनीमिया कर सकता है, जनरलाइज वीकनेस कर सकता है, कमजोरी रह सकती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स कौन सी? ये हमारी, आप मान लो आपने फीमर पकड़ ली, बोन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपीफाइसिस, फिर आता है मेटाफाइसिस, और फिर आता है डायफाइसिस। ये आप पढ़ोगे एनाटॉमी में। तो ये एपीफाइसिस जो है इसको तोड़ने का काम करता है, ये टूट सकती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और बोन के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को बोलते हैं हम पेरिओस्टियम। पूरी बोन के साथ एक कवरिंग होती है ना, पेरिओस्टियम बोलते हैं। इस पेरिओस्टियम के नीचे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, तो जो बच्चे होते हैं, अगर उन बच्चों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर वही हाल होगा जो रिकेट्स में हाल हुआ। रिकेट्स में क्या हुआ था? मैंने बताया था कि ये, एक मिनट डायग्राम से समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, इनके ऊपर होती है रिब्स, है ना, यहाँ बीच में होता है स्टर्नम, और ऐसे रिब्स जुड़ी होती हैं स्टर्नम से। ठीक है, इस तरह से रिब्स जुड़ी होती हैं। तो यहाँ तो ये रिब्स तो है हड्डी, बोन, और यहाँ होती कार्टिलेज, उपास्थि। तो उपास्थि और अस्थि के बीच का जो जंक्शन है, ये यहाँ पे सूज जाता है, फूल जाता है। तो यहाँ बच्चे के गले में हर तरफ यहाँ, तो यहाँ से ऐसा होगा, ये रिब है ना, यहाँ 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 ऐसे फूलता हुआ, ऐसे चारों तरफ उसके गले में माला बन जाएगी। ठीक है,
गले में माला जैसा लगेगा, गोल 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 गोल, तो इसको बोलते हैं रोजरी। रोजरी मतलब क्या होता है? माला। रोजरी माने माला होता है, ठीक है। तो ऐसी माला रिकेट्स में भी बनती है और स्कर्वी में बनती है। अंतर क्या है? रिकेट्स में जो माला बनती है उसके अंदर जो उभार निकलते हैं वो उभार है ना गोल होते हैं, जबकि विटामिन सी की कमी से जो उभार निकलते हैं वो तीखे निकलते हैं। ये डिफरेंस है इसके अंदर। हालांकि ये इतना आपके काम का नहीं है, पर फिर भी मेरी तो फर्ज है, मेरा फर्ज है बताना, तो बता दिया मैंने आप लोगों को। अब हमारे पास में एक सवाल आता है कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के कितना है? कोई बता सकता है? अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन हो, बताओ बताओ भाई। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के 0.03 mg पर kg बॉडी वेट बताया था मैंने आपको। 0.03 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि 70 किलो का आदमी तो 0.03 इंटू 70 कर दोगे तो 2.1 आ जाएगा। ये अपन ने कैलकुलेशन निकाली थी। 1 से 2 mg प्रतिदिन होती है, बॉडी वेट के हिसाब से चलता है, तो इसका आंसर 0.03 mg पर kg बॉडी वेट है। यहाँ पे ये 1 से 2 mg पर kg 1 से 2 mg प्रतिदिन भी आंसर आपका हो सकता है। दोनों में से जो आएगा वही सही होगा, दोनों में से एक ही आएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, चिंता मत करना। विटामिन ई रिच फूड्स आर, ये आपके यूपी में एग्जाम हुआ था सन 2002 में, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग का। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये बता सकते हो आप। सनफ्लावर ऑयल में भी बताया था मैंने, सोयाबीन ऑयल भी बताया था, व्हीट जर्म ऑयल भी बताया था। तीनों ऑयल्स में है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबाव। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब डिफिकल्टी लेवल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास विटामिन सी कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 5 mg पर 100 ग्राम। अब आपसे देखो कितना डिफिकल्ट सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल आपको ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल कैसे है? इसने क्या पूछा? विटामिन सी कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 5 mg पर 100, मतलब किसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है ना। सिंपली पूछ लेते हैं भैया कि किसमें विटामिन सी ज़्यादा है इनमें से। आपको ऑप्शन क्या दे दिया? ह्यूमन मिल्क, मनुष्य का दूध, डेट्स, डेट्स माने खजूर, ठीक है, अंडा और सीताफल, ठीक है, सीताफल। अब आप खुद बता दो, मैंने बोला है विटामिन सी आपको एनिमल में तो मिलता ही नहीं है, दूध का ध्यान रखना, दूध में नींबू नहीं मिलता, तो एनिमल फूड में तो नहीं मिलता, तो एनिमल फूड में ह्यूमन मिल्क तो आपके कैंसिल हो गया। अंडा भी एनिमल में है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा खजूर और सीताफल। तो जो जूसी है, जो हल्का सा खटासपन दिया हुआ, खजूर तो मीठा होता है खाने में, खट्टा होता नहीं है। सीताफल इसका आंसर हो सकता है। सीताफल भी हालांकि बहुत मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर वो फ्रेश फ्रूट्स में आता है, ग्रीन आता है, इस कारण से इसके अंदर विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था आपका एक। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी किसके अंदर होता है? किसके अंदर सबसे ज़्यादा है? ये राजस्थान के अंदर सन 2004 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपके। तो मैंने आपको बताया था आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा इसका आंसर। तो आंवला कहाँ है? ऑप्शन में देख लो, ऑरेंज है, लेमन है, इंडियन गूसबेरी है, अंगूर है। तो अंगूर तो खट्टे हैं भैया, अंगूर तो छोड़ दो, इसमें विटामिन सी नहीं है। इंडियन गूसबेरी को ही आंवला कहा जाता है, इंडियन गूसबेरी को ही आंवला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका इंडियन गूसबेरी, ठीक है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज कॉल्ड फर्टिलिटी फैक्टर। तो कौन सा विटामिन फर्टिलिटी फैक्टर है अपन ने इसी क्लास में बताया है, कोई बता सकता है? महेश जी आप बताओ, महेश बॉक्सर, इसके अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, सही सही आंसर दे रहा है, अच्छा बच्चा है। फर्टिलिटी फैक्टर अपन ने शुरू में बता दिया था आपको, क्लास स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला विटामिन पढ़ाया था आज इसके अंदर अपन ने। फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन की क्षमता से संबंधित बात है। विटामिन ए, ई, के और सी। ए तो हमने आज पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। हालांकि एग्जाम में तो नहीं आएगा ना, एग्जाम में तो इस तरह से नहीं सोच सकते। तो विटामिन ई सही जवाब दिया है ये महेश बॉक्सर ने। तो विटामिन ई इसका आंसर है। एंटी स्टेबिलिटी फैक्टर या इसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नया क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के इसमें लिखना रह गया मुझसे। विटामिन के डेफिशिएंसी अकर्स इन, विटामिन के डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है? ऑप्शन एक, प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी, कोई लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी खा रहा है तो। दूसरा ऑप्शन है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम,
माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन खाने का पूरा नहीं हो पाता, खाने का एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता। इंटेस्टाइन की सर्जरी और ऑल ऑफ दी अबाव। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के की डेफिशिएंसी का मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी लेने पर, लंबी एंटीबायोटिक थेरेपी लेने पर जो है विटामिन के नहीं बनता, क्योंकि एंटीबायोटिक किसको मार देती है? इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को, ई कोलाई को मारती है। इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाता है, तो विटामिन के बनाने वाला कोई बचता नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल सच है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इंटेस्टाइन की, मान लो जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया रह रहा है, उसकी किसी की इंटेस्टाइन खराब हो गई, तो हमको इंटेस्टाइन को कट करके निकालना पड़ा, है ना। ऐसी ऑपरेशन होती है, ऐसी सर्जरी होती है, इंटेस्टाइन के कैंसर में होती है, कोलन कैंसर में ऐसी सर्जरी होती है। तो वो पोर्शन इंटेस्टाइन का कट करके निकाल दिया, तो विटामिन के कहाँ बनेगा भैया? जब पोर्शन ही उसका निकल गया, इंटेस्टाइन जिसमें बनती थी इंटेस्टाइन ही खत्म हो गई। तो दूसरा आंसर इंटेस्टाइन सर्जरी भी सही है। तो जब हमारे दो सही हो गए तो हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर ही आ सकता है। ये बात तो सही है। फिर भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है कि हमारी आंतों में इतनी ताकत नहीं बची कि हमारा जो भी खाना पीना है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो विटामिन के जो इंटेस्टाइन का यहाँ बन रहा था इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ऑल ऑफ द अबव। महेश ने बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आज। तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मंडे को होगा, उसमें हम पूरे बचे हुए विटामिन बी आपको सारे करा देंगे। तो आपका मंडे को विटामिन के सारे टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन का पोर्शन बचा हुआ है, वो 1-2 क्लासेज में ख़त्म करके फिर फर्दर हम आपके दूसरे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।